एक मिनट रुकिए बस। हाँ, हेलो बच्चों। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का असाइनमेंट है एनएससीसी का, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमको एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो हमको पता है कि जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं। तो दो अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपका एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो इसका मतलब लैम्डा टू डिवाइडेड बाई लैम्डा वन। तो लैम्डा टू की वैल्यू कितनी है 4000 और लैम्डा वन की वैल्यू किसके बराबर है, वो 2000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। आसान क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें ये बोला हुआ है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट। तो यहाँ पे हमसे ये बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो पहला ऑप्शन बोला हुआ है न्यूक्लियस, दूसरा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक, इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला हुआ विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब ए फोटोन बट डू नॉट एमिट ए फोटोन। तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में और किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में, और उसको जो है वो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। ये तभी पॉसिबल है जब वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो। तो 1s में अगर होगा तो n इक्वल टू 1 में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए बाकी जो पॉसिबिलिटी है वो ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज का मतलब ये हुआ n1 इक्वल टू 2 और बाकी थर्ड लाइन बोला हुआ है। तो थर्ड लाइन का मतलब ये हुआ है कि आप अगर मान लो n2 की वैल्यू, तो जैसे एक चीज देखो आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो n1 की वैल्यू 2 बोल दी, तो n1 की वैल्यू 2, तो n2 की वैल्यू अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसमें जैसे हमारे पास फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब 3 से 2 में आ रहा है, सेकेंड लाइन का मतलब 4 से 2 में आ रहा है और थर्ड लाइन का मतलब 5 से 2 में आ रहा है। तो तीसरे लाइन के लिए ट्रांजिशन पूछा है तो 5 to 2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो लिखा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो L की वैल्यू 0, तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो उससे 3 ही क्वांटम नंबर्स आए थे, n, l और m। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है आपका, वो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द हीलियम एटम इन बामर सीरीज एक्स। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्टन सीरीज ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो कि हीलियम एटम की बात करें तो हम बोलेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के बराबर, यही ना होगा। अब बाकी हमारे पास अगर मान लो कि यहाँ पे हीलियम एटम के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और बामर सीरीज, तो मतलब एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, और अगर एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2, क्योंकि बामर सीरीज है तो n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट में जा रहा है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है यानी 1/x की वैल्यू r, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन x इक्वल टू, और ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये तो 0 हो गया और बाकी ये 4 और 4 कैंसिल, यानी 1 अपॉन x की वैल्यू r के बराबर। अब किसके लिए बोला हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो पास्टन के लिए, तो पास्टन मतलब ये हुआ है n1 की वैल्यू 3 और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब अगले एनर्जी स्टेट में, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जरा निकाले r इंटू लिथियम प्लस 2 है, तो z की वैल्यू 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कितना 16। तो r की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1/x के बराबर है। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू, इसको सॉल्व करो 7 डिवाइडेड बाई 9 टू 16,
तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास 1 बाई लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 डिवाइडेड बाई 16x, यही ना आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 16x डिवाइडेड बाई 7, इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2n। तो उसमें जो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो कितना इमिट हो रहा है, इसके बारे में हमसे बात किया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट से एन इक्वल टू इनफाइनाइट भेजते हैं। तो यहाँ पे लिथियम प्लस 2n के लिए जेड की वैल्यू 3, तो 13.6 और 3 का स्क्वायर यानी कितना 9। इतनी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? हाइड्रोजन में प्रेजेंट कोई इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में, ठीक। तो वो बेसिकली पूछा क्या है, उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कितना होगा, ठीक। तो अब देखो क्या है इसमें, बेसिकली क्या है ना कि आप इस एनर्जी की वैल्यू को आप किसके बराबर कर दें, तो हमको वेवलेंथ ही चाहिए। तो सिंपल हम क्या करें कि इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये रखना पड़ेगा, ये जो हमारे पास एनर्जी की है वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी। तो पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। तो ये 13.6 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एच और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास वेवलेंथ मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 E 4 E एंड E रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लिखे तो वो होता है h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसमें बेसिकली क्या है कि तीन हमारे पास सब्सटेंस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो एक चीज देखो आप, अगर मान लो कि अगर हमने इसमें दिमाग इस तरीके से लगाया लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा 16 E, तो वो पुट कर दिया आपने 16 टाइम्स E के बराबर। ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए बात होगी। प्रोटॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स E के बराबर दे रखी। और लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर? E। तो इन तीनों में हमसे पूछा है कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपको एक तरीका बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर सबसे कम होगा तो उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो मास अगर कम तो वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा, मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ज्यादा आएगा। तो पहले तो आ गया लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये हमारे पास दोनों टर्म्स लिखे हैं। तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो अल्फा पार्टिकल के मास का, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा, क्योंकि बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल है वो आपका हीलियम का न्यूक्लियस ही है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे आपने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पुट कर दिया 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये देखो आप ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 8 टाइम्स E इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और बाकी यहाँ भी वही 8 टाइम्स E इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू बराबर आएगी। तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन इक्वल टू लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला हुआ है गिवन डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस लिथियम, आपका लिथियम प्लस 3 में जा रहा है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इतना, एंड IE1 फॉर लिथियम इज 520, देन IE2 और IE3 की वैल्यू हमसे पूछी हुई। तो इस पूरे प्रोसेस में इतनी एनर्जी लग रही है, और बाकी हमारे पास IE1 लिथियम का दे रखा हमारे पास, ठीक। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो लिथियम है गैस फेज, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाला, तो लिथियम गैस फेज में कन्वर्ट होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला Li+2 एंड गैस फेज में, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला Li+3 एंड गैस फेज में। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो डेल्टा एच दे रखा 19800 किलो जूल पर मोल के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे फर्स्ट IE यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू 520 के बराबर है। अब सेकेंड IE और थर्ड IE आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने बोल दिया IE2 और इसको बोल दिया हमने क्या IE3। अब एक चीज देखो आप, बेसिकली हम लोगों ने जब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं कि जो है मतलब जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू का जो कैलकुलेशन करते हैं हम बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, तो यहाँ पे उसको आपको रिलेट करें लिथियम प्लस 2 आयन, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ बन गया।
अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर बन गया तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में आएगा, पर एटम आएगा। तो अगर पर एटम आएगा तो इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये जूल पर मोल में आ गया। और बाकी इसको आप अगर मान लो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका किलो जूल पर मोल में आएगा। तो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू हमको पता है, तो ये Ie2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इन तीनों की एनर्जी का सम जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, 9800 किलो जूल पर मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, बोला हुआ है रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम टू डिफरेंस इन वेवलेंथ फॉर सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द सेम सीरीज। मतलब ये बोला हुआ है कि यहाँ पे द रेशियो ऑफ डिफरेंस, तो पहले हम डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के बारे में बात करते हैं। तो लैम्डा फॉर फर्स्ट लाइन माइनस लैम्डा फॉर सेकंड लाइन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर सेकंड लाइन माइनस लैम्डा फॉर थर्ड लाइन, ये रेशियो हमको चाहिए इक्वल टू। अब एक चीज सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1, तो सेम सीरीज की बात किया हुआ है, तो हर एक केस में जो n1 की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो यहाँ पे हमने n1 क्या आप इसकी बात किया हुआ है, फॉर सेम सीरीज है तो n1 की वैल्यू आप n1 ही रहने दो, ठीक, n ही रहने दो, माइनस 1 अपॉन, और बाकी ये हमने पुट कर दिया क्या, n2 स्क्वायर। अब इसमें करना क्या आपको, करना ये है कि अगर मान लो कि लैम्डा 1 कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, एक वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा 2 r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर, तो वही रहेगा, सेम सीरीज की बात किया हुआ है, और n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ऐसे ही लैम्डा 3 लैम्डा 4, और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन। अच्छा, लाइमन सीरीज, तो n1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, लिखा हुआ लाइमन सीरीज, तो n की वैल्यू किसके बराबर, 1 आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है द रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी। तो हमको ये पता है रेडियस इन nth बोर ऑर्बिट इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की वैल्यू के लिए r दे रखा है, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे पुट कर दिया आपने r इक्वल टू 0.529, n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाई, किसकी बात किया हुआ है, किसी भी एटम की बात किया हुआ है, यहाँ पे z लिख दिया हमने, ठीक। तो थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए पूछा हुआ है वो x मान लिया 0.529 इंटू n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई z, इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप। तो r बाई एक्स की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 4 डिवाइडेड बाई 9, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9 बाई 4 इंटू आर, तो ये आपके पास 9 बाई 4 इंटू आर यानी 2.25 आर के बराबर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम एंड बीटा लाइन फॉर द बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस 1। अल्फा लाइन का मतलब ये हुआ है जिस भी एनर्जी स्टेट में होगा अगला एनर्जी स्टेट, बीटा लाइन का मतलब अगला से अगला एनर्जी स्टेट। तो यहाँ लाइमन सीरीज के लिए अल्फा लाइन, तो लाइमन सीरीज के लिए तो n1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, और बाकी जो है अल्फा लाइन का मतलब n2 की वैल्यू 2 के बराबर। ये मैं पहले लाइमन सीरीज की करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए। बीटा लाइन के लिए आप बोलेंगे n1 की वैल्यू बामर सीरीज 2 होगी, और बाकी n2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 3, सॉरी n2 की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि ये आपका अल्फा लाइन मिलेगा अगर n इक्वल टू 3 पुट करते हैं आप। तो इसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमको चाहिए, तो हमने क्या किया, लिख दिया 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, किसकी बात किया हुआ, हाइड्रोजन, तो एन जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। बाकी यहाँ पे आप 1 बाई लैम्डा 2 कैलकुलेट कर लो तो वो आएगा r, और बाकी जो बात किया हुआ है किसके लिए, हीलियम प्लस 2 आयन के लिए, तो z की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16। अब करना क्या हमको, सॉरी करना ये है कि इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू, ये आपके पास आएगा r इंटू कितना, 3 बाई 4 ये आएगा, और यहां से 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू r,
और बाकी ये वैल्यू जो आपके पास आएगी वो जो मुझे दिखाई दे रही है आएगी 12 डिवाइडेड बाई 16 आएगी। ठीक, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 4 और 4 कैंसिल हो गया और बाकी 16 माइनस 4 यानी 12। अब आपको लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 चाहिए, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 चाहिए तो इसको आप इससे डिवाइड करो। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये r वाला टर्म तो खैर कैंसिल हो गया और 12 बाई 16 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 4 और डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है 3 एनर्जी लेवल्स पी क्यू आर ऑफ ए सर्टेन एटम आर सच दैट ई एनर्जी ऑफ पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन एनर्जी ऑफ आर। ठीक है, if lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are the wavelength of radiation corresponding to the transition r मतलब r से q में ट्रांजिशन हो रहा है, q से p और r से p में, तो बोला हुआ है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन, तो एनर्जी कंजर्व कराना है आपको। इसमें ये बोला हुआ है कि 3 एनर्जी स्टेट है और 3 एनर्जी स्टेट में p की एनर्जी कम है, q की एनर्जी ज्यादा है और r की एनर्जी और सबसे ज्यादा है। लैम्डा 1 में कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है r से q, यानी इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1, फिर Q से P इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन लैम्डा 2 और R से P यानी इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 3। तो आपको करना ये है कि आप ये बोलेंगे एनर्जी, ये वाली जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों की एनर्जी का सम होगा। तो इसको अगर मान लो E बोल दिया, इसको बोल दिया आपने E1 और इसको बोल दिया E2, तो E की वैल्यू E1 प्लस E2 के बराबर होगी। अब E1 की वैल्यू यानी E की वैल्यू डायरेक्टली लिखे HC बाई लैम्डा 3 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये बोला हुआ है कि द वैल्यू ऑफ n2 प्लस n1 और n2 माइनस n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 और 8 के बराबर दे रखी। तो आप इसमें गणित लगाओ, n2 प्लस n1 की वैल्यू 4 है और बाकी n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, यानी n2 प्लस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1, इसकी वैल्यू कितनी है 8। n2 प्लस n1 की वैल्यू 4 है तो मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 की वैल्यू कितनी 8, तो ये n2 माइनस n1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। n1 प्लस n2 की वैल्यू पता है हमको, तो n1 प्लस n2 की वैल्यू हमारे पास है 4 और बाकी n2 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को ऐड करें हम, तो ऐड करेंगे तो n1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2n2 इक्वल टू 6, यानी n2 की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो जो n1 आएगा वो आपका आएगा 1, तभी दोनों का सम 4 के बराबर होगा। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस विच मे बी इमिटेड इन ब्रैकेट सीरीज in hydrogen atom if electron present in 9th excited state level return to ground state। तो नोवा एक्साइटेड स्टेट और बाकी जो है मतलब इसमें बोला है क्या है ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही, तो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट यानी n इक्वल टू 4 से 9th एक्साइटेड स्टेट, यानी इसका मतलब उसमें 9 और आप ऐड कर देंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोला हुआ है क्या कि 9th एक्साइटेड लेवल, तो 9th एक्साइटेड लेवल अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो यानी इसका मतलब n इक्वल टू 10 में, तो n इक्वल टू 10 में से किस में आ रहा है n इक्वल टू 4 में आ रहा है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओ, वो फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय, बोर का एटॉमिक मॉडल ही तो था। ठीक, इसमें द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए गोल वेइंग इतना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv और बाकी यहाँ पे जो मास है वो आप केजी में पुट करेंगे और वेलोसिटी को वैल्यू पुट करेंगे आप मीटर पर सेकंड में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसमें बोला हुआ है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस आयन इन पास्टन सीरीज इज m, देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन इन पास्टन सीरीज इज। तो इसमें करना कुछ भी नहीं, अगर मान लो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात किया हुआ मतलब एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, तो यानी पास्टन, तो यानी n1 की वैल्यू 3 तो n2 की वैल्यू कितनी 4, ये पुट करेंगे आप, और बाकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, तो एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम पास्टन सीरीज के लिए ही, तो n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब आपको करना क्या है, आपको ये लिखना है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर।
तो ये हीलियम प्लस आयन के लिए बात किया हुआ और ये बेरिलियम प्लस 3 आयन के लिए। तो 1/m इक्वल टू r, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/9 माइनस 1/16, और यहां पुट करेंगे 1/λ इक्वल टू r, और बेरिलियम प्लस 3 आयन तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 1/9। बाकी आपको इसका रेशियो निकालेंगे तो m के टर्म में लैम्डा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आगे, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन लोकेशन ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इफ वेवलेंथ इज नोन टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 पिकोमीटर। तो आपको करना क्या है कि इसमें ये लिखना है क्या कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई, और बाकी जो है मतलब लोकेशन के बारे में बात किया हुआ है, और वेवलेंथ का जो अनसर्टेनिटी है या एक्यूरेसी है वो हमारे पास 1 पिकोमीटर। तो इसमें एक रिलेशन आता है, और वो रिलेशन जैसे क्या है कि वो आपका, जैसे हम पढ़ते हैं इसमें ये कि डेल्टा एक्स, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखे तो लिखेंगे dx मल्टीप्लाइड बाई dp इज इक्वल टू, मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो h/4 ये लिखेंगे हम। अब इसमें जैसे क्या होता है ना कि p इज इक्वल टू होता है h/m इंटू वी, या इसको आप ऐसे बोलते हैं h/ जो हमारे पास मोमेंटम होता है एक चीज लैम्डा इक्वल टू होता है h/m इंटू बी यानी p, ये हमारे पास टर्म। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ एरर कर रहा हूं, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, यह नहीं हो पा रहा है, ये मिट नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू h/p के बराबर होती, यानी इसका मतलब p की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी किसके बराबर, h/λ के बराबर। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, dp बाई लैम्डा निकाल लो, तो dp बाई डी लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस h/λ स्क्वायर के बराबर आएगा। अब dp की वैल्यू जो है वो डी लैम्डा के टर्म में यहाँ पुट कर दो, dx की वैल्यू आपको पता है, डी लैम्डा की वैल्यू पता है आपको, तो उस केस में हमारे पास डी लैम्डा की वैल्यू हमको पता है, dx की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वो वहां से मिलेगा। ठीक, थैंक यू।